तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास 12th का पहला चैप्टर। और ये इतना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएगा। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है। हिस्ट्री आप लोगों को भी कंफ्यूज कर देती होगी, मुझे भी करती थी। मेरा एक बहुत सिंपल सा फंडा है, पढ़ो कम स्कोर ज़्यादा करो। और इसी स्ट्रेटेजी पे हम एक पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी परेशानी हो, समझना है, लेकिन अगर आपने लास्ट तक वीडियो देखा तो अब मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपको इस चैप्टर को समझने में कोई भी समस्या नहीं होगी। और हिस्ट्री सिर्फ रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, अगर आप समझो तो आप कभी भूल ही नहीं पाओगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास 12th का पहला चैप्टर। नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियाँ। इस चैप्टर में बता दूं, हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता का खोज कैसे हुआ, किस तरह से हुआ। हड़प्पा संस्कृति को सिंधु नदी की घाटी में फैले होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। पुरातत्वविद संस्कृत शब्दों का प्रयोग पुरातत्वों के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं। इस सभ्यता का नाम हड़प्पा नामक स्थान पर, जहां पर यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, उसी के नाम पर पड़ा। मैं एक छोटी सी आपको कहानी बता देता हूँ हड़प्पा सभ्यता के बारे में। 1921 में जब ब्रिटिश सरकार भारत में रेलवे लाइन बिछा रही थी, तो जो हड़प्पा था वहाँ पे भी रेल लाइन का काम चल रहा था। रेलवे लाइन का काम चलते चलते, क्योंकि खुदाई होती है, तो खुदाई होने के साथ साथ उन्हें नीचे कुछ ईंटें मिले। तो उस टाइम पे जो खुदाई कर रहे थे, जो मजदूर थे, जो इंजीनियर थे, उनको इतना समझ में आया नहीं। उन्होंने देखा कि भाई नीचे ढेर सारी ईंटें मिल रहे हैं, तो उन्होंने ढेर सारी ईंटों को निकाला और उसका उपयोग उन्होंने रेलवे लाइन बनाने में कर दिया। तो धीरे धीरे जब लोगों को पता चला कि ये ईंटें निकल कहाँ रही हैं और ऐसा लग रहा है ये बहुत पुरानी ईंटें हैं, तो पुरातत्व डिपार्टमेंट के लोग थे, आर्कोलॉजिस्ट, वो गए, उन्होंने उसके बारे में सर्च किया, देखा, उसका फिर टाइम का पता चला। तो उनको पता चला कि ये तो 5000 साल पहले की सभ्यता है। तो फिर उन्होंने एक टीम बनाया। टीम में कौन कौन था अभी इस चैप्टर में बात करेंगे। तो उस टीम ने जहाँ पर पहली बार खुदाई की, उस गांव का नाम था हड़प्पा। तो वहीं से उस सभ्यता का नाम रख दिया गया हड़प्पा सभ्यता। चलिए अब आगे जानते हैं। हड़प्पा संस्कृति के 2 प्रमुख केंद्र थे, एक हड़प्पा और एक मोहनजोदाड़ो। हम सबने इसके बारे में कहीं ना कहीं तो सुना होगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 से 1922 में दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुआ। ये लोग लीड कर रहे थे। हड़प्पा सभ्यता एक विकसित सभ्यता था, ठीक है, पूरा डेवलप्ड हो चुके थे वो। इसका जो समय है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत खुदाई से मिली इमारतें, मृदभांड और औजार, आभूषण, मूर्तियां और मोहरे और भी इत्यादि कई सारी चीज़ें वहाँ से मिली हैं, जिससे हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार की बात करें तो यह अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, जिसे आज पाकिस्तान भी कहा जाता है, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। इसके प्रमुख अगर स्थल की बात करें कि कौन कौन से स्थल हैं, तो नागेश्वर, बालाकोट, चहुंदड़ो, कोटदीजी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगन, बनावली, राखीगढ़ इत्यादि। तो ये सारे जो हैं प्रमुख स्थल है जहाँ से हमें हड़प्पा सभ्यता के कई सारे अवशेषों की प्राप्ति हुई। आगे बात करते हैं। एक नगरीय सभ्यता थी। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता इसकी नगर निर्माण की योजना थी। तो हड़प्पा सभ्यता जाना ही इस वजह से जाता है कि इसके नगर निर्माण की जो योजना थी बहुत यूनिक थी। आज के टाइम पे जो हम स्ट्रक्चर नहीं बना पाते, जो योजना नहीं बना पाते, आज से 5000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने वो योजना बना दी थी और वो बिल्कुल शहरी सभ्यता थी। आगे बढ़े। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां 2 भागों में विभाजित हुई थी, एक दुर्ग और निचला हिस्सा शहर। ऊपरी वाले हिस्से को दुर्ग कहा जाता था और निचले वाले हिस्से को निचला हिस्सा कहा जाता था। निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है तथा दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोगों के लिए किया जाता था। सिंपल सी बात है, जो निचला हिस्सा था वो रहने के लिए प्रयोग किया जाता था और जो ऊपरी हिस्सा था, जो दुर्ग था, वो विशेष अवसरों पर खोला जाता था, जैसे धार्मिक पूजा हो गया, धार्मिक अनुष्ठान हो गया या कोई और सामूहिक कार्यक्रम हो गया। तो इन अवसरों पर दुर्ग को खोला जाता था और लोग जाते थे। अब बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों को एक ग्रिड पद्धति द्वारा बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। बहुत फेमस है कि हड़प्पा सभ्यता की जो नालियाँ वो कैसे बनी थी, तो वो एक ग्रिड पद्धति में बनी हुई थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, बिल्कुल इस तरह से। जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। घरों की नालियों को गली की नालियों से जोड़ा जाता था। नालियाँ और पक्की ईंटों से बनाई जाती थी।
आज के टाइम पे हम देख पा रहे हैं हमारे आसपास नालियाँ ठीक से बनी नहीं पा रही हैं, कहीं घर की नाली कहीं और जा रही है, रोड की नाली टूटी पड़ी है, ठीक है। लेकिन आप इमेजिन करो, आज से 1000 साल पहले उन्होंने जो घर की नालियों को बनाया था, इतने अच्छे से बनाया था कि सभी घरों का पानी बाहर नालियों में जाता था और वो नाली शहर से बाहर चली जाती थी। कितना अच्छा सिस्टम था वो। आगे बढ़ें तो जल निकासी प्रणाली अद्भुत थी। घरों की नालियों को गली की नालियों से जोड़ा जाता था। नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल जैसे खाद्य पदार्थ के इस्तेमाल का अनुमान है। आगे बात करें जानवरों की, तो हड़प्पा सभ्यता में भेड़, बकरी, भैंस, सूअर जैसे जानवरों के अस्तित्व का अनुमान लगाया जाता है। हड़प्पा में पाई जाने वाली लिपि को पढ़ने में विद्वान अभी भी असमर्थ हैं। वहाँ पे जो लिपि पाई गई है, जो लिखावट पाई गई है, आज भी उसको पढ़ा नहीं जा चुका है क्योंकि उसकी लिखावट बहुत यूनिक है। कैसे है? क्योंकि हड़प्पा की लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसके साथ साथ इसमें चिन्हों की संख्या 375 से लेकर 400 तक था। अब आप सोचो, इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट हैं और हिंदी में देखें तो 49 से लेकर 53 तक। इतना ही लोगों को पढ़ने में बहुत मुश्किल आती है। हड़प्पा सभ्यता में बाट का प्रयोग संभवतः आभूषण व मनकों को तोलने के लिए होता था, जो चार्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। बाटों के निचले मानदंड द्वयाधारी थे। चहुंदड़ों की बात करते हैं तो चहुंदड़ों शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु कर्म, मोहर निर्माण करना तथा चार्ट बाट बनाना ये सम्मिलित होता था। बात करते हैं मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ तथा उन्हें प्राप्त करने के स्थल। एमसीक्यू में पूछा जाता है कि कौन सा स्थल कहाँ पे है और वहाँ से कौन कौन सी ज़रूरत की चीज़ें प्राप्त होती थी, तो बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहले बात करते हैं पत्थर की। 5 तरह के पत्थरों का उपयोग करते थे वो। पहला सेलखड़ी, दूसरा क्वार्टर्स, लाजवर्द, कार्लिनियन और जैस्पर। देखो, सेलखड़ी जो पत्थर था ये दक्षिणी राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात से प्राप्त होता था। और इसके साथ लाजवर्द की बात करें तो शत्रुघई जो कि अफगानिस्तान में है वहाँ से प्राप्त होता था। एक एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आता है कि जो शत्रुघई है वो कौन से देश में है, तो अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में सिर्फ एक ही केंद्र पाया गया है, वह शत्रुघई, तो इसे ध्यान रखना, एमसीक्यू में आने की संभावना है। कार्लिनियन की बात करें तो कार्लिनियन गुजरात से प्राप्त होता था और जैस्पर इसका कोई अभी साक्ष्य नहीं। अब धातु की बात करें तो धातु कितने प्रकार के यूज करते थे हड़प्पावासी? 3 प्रकार की धातु का उपयोग करते थे वो। एक कांस्य, दूसरा तांबा और तीसरा सोना। कांस्य की बात करें तो स्थानीय स्तर पर इसे प्राप्त किया जाता था। तांबा की बात करें तो ये 2 जगह से मंगाया जाता था। एक खेतड़ी जो कि राजस्थान में है और दूसरा ओमान देश, आप मैप पे देख पा रहे हो, यहाँ से। सोने की बात करें तो सोने के लिए जो हड़प्पावासी जो डिपेंडेंट थे वो थे दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में सोने की खदानें हैं। केजीएफ मूवी उसका बेस्ट एग्जांपल है। तो जो सोने के लिए जो डिपेंड होते थे हड़प्पावासी वो दक्षिण भारत पर डिपेंड थे, वहाँ से ही सोना मंगाते थे। अन्य पदार्थ की बात करें तो अन्य कौन से पदार्थों का उपयोग करते थे? तो शंख, फ्यांस और पक्की मिट्टी। शंख के लिए ये नागेश्वर जो कि बालाकोट में है वहाँ से मंगाते थे और फ्यांस और पक्की मिट्टी स्थानीय स्तर से ही ये लोग मंगाते थे। तो ये तो रहा पदार्थ और उनसे प्राप्त करने वाले स्थल कि कहाँ कहाँ से प्राप्त किए जाते थे। एमसीक्यू टाइप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो प्लीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़े, मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्क को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। मोहर मतलब आज के टाइम पे जैसे हम यूज़ करते हैं पैसे, उसी के टाइम पे उनके पास मोहर हुआ करती थी। सिक्के भी हुआ करते थे, मोहर भी हुआ करती थी, तो वो लेन देन के लिए उपयोग किया करते थे। ध्यान रखना, हड़प्पा स्थलों से मिले शवाधानों में आमतौर पर मृतकों को घरतों में दफनाया गया, इसके साथ मृतभांड आदि के अवशेष मिले हैं। समाधानों के अध्ययन से सामाजिक आर्थिक विभिन्नता का पता चलता है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको समाधान क्या होता है। समाधान होता है कि मृत्यु के बाद जो व्यक्ति को दफनाया जाता है उसी को समाधान कहा जाता है। समाधान में कई सारी उपयोग की वस्तुएं रखी जाती थी, क्योंकि ऐसा माना जाता था प्राचीन काल में कि मृत्यु होने के बाद व्यक्ति जिस दुनिया में जाएगा उसे इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हर व्यक्ति, हर परिवार अपने अपने हिसाब से जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो उस समाधान में दफना दिया जाता था। सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स आप पिरामिड देख सकते हो। पिरामिड में आपने देखा होगा कि सोना, तांबा, पीतल, बर्तन, जेवर, खजाने, इवन उनके सैनिकों और पालतू कुत्ते तक को दफनाया जाता था।
कि हमारे राजा महाराजा जो कहीं जाएंगे तो उनको सेवकों और ये खजाने की भी तो ज़रूरत पड़ेगी, तो उस पिरामिड्स में उनको दफना दिया जाता था। इसी को सवाधान कहा जाता है। सवाधान के साथ साथ वहाँ पे मृदभांड वगैरह मिले। मृदभांड मतलब मिट्टी से बने हुए बर्तन, उसमें पॉटरी भी आ जाती है, मतलब सुराही हो जाती है, मटके आ जाते हैं और कई सारे बर्तन भी आ जाते हैं। तो जब भी आप मृदभांड पढ़ो या देखो तो आपके ध्यान में एक ही चीज आना चाहिए, मृद मतलब मिट्टी और भांड मतलब बर्तन। ठीक है, तो मिट्टी से बनाए गए बर्तन को ही मृदभांड कहा जाता है। आगे बढ़े, बताया गया है समाधानों के अध्ययन से सामाजिक आर्थिक विभिन्नता का पता चलता है। तो किस तरह से पता चलता है? सिंपल सी बात है, बहुत अमीर व्यक्ति अगर होगा तो उसके साथ कई सारी जरूरत की वस्तुओं को दफनाया जाएगा। ठीक है, लेकिन वही गरीब इंसान है तो गरीब इंसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितना वो दफना सकता है वो दफनाएगा। जैसे कि अमीरों की अगर कब्रों को देखा जाए तो उसमें ज्वेलरी मिली है, हाथ के कंगन मिले हैं, सोने तांबे की ज्वेलरी मिली है, कई सारे बर्तन पाए गए हैं। लेकिन वहीं पर गरीब परिवार के समाधान को देखा जाए तो वहाँ पे एक दो बर्तन मिल गए हैं, वो भी मिट्टी के, ये इतना ही काफ़ी है। तो इससे पता चलता है आर्थिक और सामाजिक भिन्नता के बारे में। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संभावित कारण। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर हड़प्पा सभ्यता इतना ही विकसित सभ्यता था तो उसका अंत कैसे हो गया। क्वेश्चन में भी कई बार पूछा जाता है, तो प्लीज ध्यान रखो कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के संभावित कारण कौन कौन से हैं, क्योंकि हमें तो नहीं पता कि एक्चुअल में क्या हुआ था, तो हमने कुछ कारणों का संभावना किया कि ऐसे ऐसे कारण हो सकते। तो सबसे पहला जो कारण माना जाता है जलवायु परिवर्तन माना जाता है। दूसरा कारण माना जाता है वनों की कटाई। तीसरा कारण बाढ़ माना जाता है। चौथा कारण भूकंप और पांचवा कारण नदियों का मार्ग बदल लेना, ये पांचवा कारण माना जाता है। और इसके साथ साथ नदियों का सूख जाना, ये भी एक कारण माना जाता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग कारण मानते हैं वो मानते हैं बाहरी आक्रमण। आप जब 12th के बाद बीए में अगर आपने हिस्ट्री लिया वहाँ पे पढ़ोगे कि आर्यों ने आक्रमण कर दिया था। आर्यों के आक्रमण के बाद तो हड़प्पा वाले अपनी जान को बचाने के लिए उस जगह को छोड़कर भाग गए। सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है कि बाहरी आक्रमणकारी। अब आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के हर घर में ईंटों के फर्श से बना एक स्नानागार होता था, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी। चहुंदड़ो, लोथल एवं हाल ही में धौलावीरा में विशिष्ट प्रकार के छिद्र वाले औजार प्राप्त हुए हैं। महंगे पदार्थ से बनाई दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों से मिली हैं, जैसे कि स्वर्णभूषण व फ्यांस से बने लघु पात्र। नागेश्वर तथा बालाकोट समुद्र तट के नजदीक स्थित थे तथा शंख से बनी वस्तुएं जैसे कि चूड़ियां, करछियां इत्यादि के निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे। कच्चा माल प्राप्त करने के लिए सुदूर क्षेत्र में विशिष्ट अभियान भेजे जाते थे, जैसे कि तांबे के लिए खेतड़ी, ओमान व सोने के लिए दक्षिण भारत लोग जाया करते थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर की बात करते हैं तो एमसीक्यू में पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले डायरेक्टर कौन थे। तो ध्यान रखना, पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम थे। उनको यह भ्रम हुआ कि भारतीय इतिहास का जो प्रारंभ हुआ है गंगा की घाटी में पनपे पहले शहर के साथ ही हुआ होगा, पर उनका भ्रम गलत निकला जब उन्होंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में खोज किया। हड़प्पा सभ्यता की योजना, भवन निर्माण कला, व्यापार तथा आधुनिकता के आधार पर इसे एक नवीन प्राचीन सभ्यता की संज्ञा दी जाती है। ये रहा हड़प्पा सभ्यता के बारे में। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ जो कि आपके पेपर में आने की संभावना है। और ये जो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दिख रहे हैं, आपको इस सबको सॉल्व करना है। लास्ट में मैं इसके आंसर को पिन कर दूंगा, आप एक बार देख लेना, मिला लेना कितने आपके आंसर सही हुए। आप इसके चित्र के बारे में एक बार पढ़ लेना। एक ये चित्र है, दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चित्र से संबंधित एक क्वेश्चन आता है, तो ये दोनों चित्र इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम भी इसी चैप्टर से पूछा गया था, तो इसके बारे में आप जरूर पढ़ लेना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सबसे पहले है, तो सबसे पहला एक क्वेश्चन है कि मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार का संक्षिप्त वर्णन करें। मोहनजोदाड़ो अपने विशाल स्नानागार की वजह से ही जाना जाता है, तो आप एक बार उसके बारे में अच्छे से पढ़ लें। ठीक, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए कि जल निकास प्रणाली कैसी थी। अभी हमने बताया ग्रिड सिस्टम था, नालियाँ एक दूसरे नालियों से मिलती थी, समकोण पर काटती थी, वो घरों के बाहरी नालियाँ होती थी, सड़क से जुड़ी हुई थी। तो ये सब वहाँ की विशेषता थी, एक बार जरूर पढ़े। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हड़प्पा के पश्चिमी एशिया के साथ व्यापारिक संबंधों का वर्णन करें कि पश्चिम एशिया से किस तरह से हड़प्पा सभ्यता जुड़ी हुई थी, किस तरह से व्यापार होता था। तो अभी हमने बताया ओमान से हम कौन कौन सी वस्तुओं को मंगाते थे, शत्रुघ्न से कौन कौन सी वस्तुओं को मंगाते थे। तो ये व्यापारिक संबंधी हैं, तो आप एक बार इसे ध्यान से समझ लीजिए।
आगे बात करें, 9वां क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हड़प्पा सभ्यता के अंत के लिए कौन से कारण उत्तरदायी हैं। तो आपको जितने कारण बताए गए हैं उसमें से कम 3 से 4 कारण तो आप एक्सप्लेन कर आओगे ही। आगे बात करें तो मोहनजोदाड़ो के आवासीय भवनों की विशिष्ट विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए कि वहाँ पे भवन किस तरह से बनाए गए थे, घरों का आकार कैसा था और किस तरह से उनका स्ट्रक्चर था। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगा इस चैप्टर में, तो वो है हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना का विस्तार से वर्णन करें। ये आपको 8 नंबर के क्वेश्चन में, 6 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक सपोर्ट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। सो थैंक यू सो मच।